प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं, आपका नया चैप्टर्स आपका स्टार्ट होने वाला है और अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस अगर देखा जाए तो ये मॉड्यूल नंबर 2 में आपको जो है पढ़ना है ना। मॉड्यूल 2 में आपको जो है ये पढ़ना है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, है ना। क्या है? शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ये आपको जो है मॉड्यूल नंबर 2 में जो है आपको पढ़ना है। तो देखो, जो शियर स्ट्रेंथ होता है यानी स्ट्रेंथ जो सॉइल में आता है वो तीन चीजों से आता है। एक इंटरनल लॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ये तीन कारण से आपका जो है सॉइल में क्या आता है? स्ट्रेंथ जो है आता है। अगर बात किया जाए कोर्स ग्रेन सॉइल का, तो कोर्स ग्रेन सॉइल में बात किया जाए तो आप जो कि सैंड होता है, ग्रेवल होता है, इसमें आपका इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स के बीच में आपका जो इंटरलॉकिंग होता है वो, और जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है वो, इन दो कारण से जो है स्ट्रेंथ आपका डेवलप होता है। किसमें? तो कोर्स ग्रेन सॉइल में, जिसे जो है हम लोग फ्रिक्शनल सॉइल या कोहेजन लेस सॉइल के नाम से भी जो है जानते हैं। और जो C5 सॉइल है यानी सिल्टी सॉइल जो है, इसमें स्ट्रेंथ जो है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण से होता है। वही प्योर कोहेसिव सॉइल, जिसको सी सॉइल भी जो है कहते हैं, क्ले सॉइल यहाँ पे आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये जो है फ्रिक्शन लेस सॉइल भी होता है। ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण से स्ट्रेंथ जो है क्या करता है? गेन करता है, या स्ट्रेंथ इसके पास, सॉइल के पास होता है। ओके, बात किया जाए यहाँ पे मोहर सर्कल थ्योरम के बारे में। तो देखो, जो मोहर सर्कल थ्योरम है ये हमें क्या बताता है? एक तरीके का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस होता है, जिसमें हम लोग ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी ब्रिटल मटेरियल जैसे कंक्रीट हो गया, रबर हो गया, पाइल्स हो गया, वो शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस को एक साथ मतलब कंबाइन करके लेकर चला जाता है ना। तो वो हमारा जो है क्या, वो जो थ्योरी में जो आपका रिप्रेजेंटेशन हुआ, जो डिस्क्राइब करता है ना, शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस को, उसे ही जो है हम लोग क्या कहते हैं? मोहर्स कूलम्ब थ्योरी कहते हैं। ओके, तो मोहर कूलम्ब थ्योरी में अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो ये एक ग्राफ यहाँ पे आपका दिया गया है। एक्स एक्सिस पे आपका सिग्मा एन है जो कि नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई एक्सिस पे टाउ सी है जो कि शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। ये सी जो है कोहेजन को रिप्रेजेंट करता है ना। एक तरीके से कांस्टेंट वी आपका हो जाता है। तो ये सी हो गया। ये एंगल ऑफ फाई है, ये कितना एंगल से ये आपका बन रहा है? वो एंगल फाई है, ठीक है। तो यहाँ से ये अगर ये डिस्टेंस बात किया जाए एक्स डायरेक्शन में, तो ये सिग्मा एन हो जाएगा, और वाई डायरेक्शन में अगर निकालें तो ये हो जाएगा सिग्मा एन tan फाइव, क्योंकि यहाँ पे एंगल फाइव दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये टोटल वाई डिस्टेंस अगर इस पॉइंट से निकालें, है ना, तो आपका इसको टाउ एफ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टाउ एफ जो है हम लोग कहते हैं। यहाँ पे वाई जो है फंक्शन होता है एफ एक्स का। किसका होता है? एफ एक्स का फंक्शन होता है। तो टाउ एफ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन tan फाइव। तो ये मोहर कूलम्ब थ्योरी है, लेकिन इसे बाद में क्या किया गया था? मॉडिफाई किया गया था, जिसे मॉडिफाई करके टाउ एफ इज इक्वल टू सी डैश प्लस सिग्मा एन बार tan फाइव डैश, जो कि मॉडिफाइड किया गया, जहां पे टाउ एफ जो है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है, जिसका यूनिट जो है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है आपका होता है। सिग्मा एन बार जो है इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस हो जाता है, और आपका सी
डैश और फाई डैश जो है ये आपका क्या है, इफेक्टिव शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स है, जहाँ पे फाई जो है एंगल है और सी जो है कोहेजन है। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं, ये आपका फाउंडेशन है, यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल है ना, ये ग्राउंड लेवल है, तो ये फाउंडेशन है। इस पे अगर बात किया जाए तो एक्स एक्सिस में आपका सिग्मा 3 लग रहा है, एक एलिमेंट ले लिए काट कर, और वाई डायरेक्ट मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में सिग्मा 1 लग रहा है। अगर इस एलिमेंट जो पार्ट है इसको अगर कट करें इस तरीके से, है ना, जो कि फेलुअर लाइन होता है, और यहाँ पे एंगल अल्फा है, तो यहाँ पे जो इस पे जो नॉर्मली यानी परपेंडिकुलर जो स्ट्रेस लगेगा वो है सिग्मा एन। तो अगर टाउ एफ ज्यादा है ना, टाउ एफ ज्यादा है टाउ से तो सेफ कंडीशन होगा, और अगर टाउ एफ छोटा है टाउ से तो अनसेफ हो जाएगा। यहाँ पे सिग्मा एन इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 प्लस सिग्मा एन माइनस सिग्मा 2/2 कॉस 2 अल्फा, यहाँ पे कॉस 2 अल्फा यहाँ पे जो है आपका दिया गया है, एंड टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 साइन 2 अल्फा आपका हो जाएगा। लिमिटेशंस के बारे में बात किया जाए मोहर्स कूलम्ब थ्योरी या इक्वेशंस का, तो टाउ एफ इज इक्वल टू सी डैश प्लस सिग्मा बार एन, सिग्मा एन बार टेन फाई डैश। तो यहाँ पे अगर कोहेसिव सॉइल है यानी क्लेई सॉइल है तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फाई इज इक्वल टू अगर जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, लेकिन फिर भी सी डैश तो रह जाएगा। यानी यहाँ पे बात किया जाए तो हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे जो शियर स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। शियर स्ट्रेंथ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एज्यूम किया जाता है कि भाई आपका क्या हो रहा है, वेरी करते जा रहा है। और केस 2 में अगर फ्रिक्शनल सॉइल है यानी C इज इक्वल टू 0 है या C डैश इज इक्वल टू 0 है, तो उस कंडीशन में tan फाई टाउ फाई एफ जो है वो सिग्मा एन बार tan फाई आपका हो जाएगा टाउ फाई। तो एट ग्राउंड सरफेस टाउ एफ इज इक्वल टू 0, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। तो ये एक लिमिटेशंस है। यहाँ पे रिलेशंस अगर बात किया जाए मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इन सॉइल के बीच में, तो ये मोहर सर्कल रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एक्स एक्सिस में हम लोग टाउ यानी शियर स्ट्रेस को लिए हैं, है ना, शियर स्ट्रेस को लिए हैं, और एक्स एक्सिस पे हम लोग जो है नॉर्मल स्ट्रेस को लिए हैं। तो यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिए ये 0 0 लेकर, है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिए सी, और सी पॉइंट लेकर एक सर्कल जो है ड्रॉ किए, तो ये पॉइंट हो गया बी और ये पॉइंट हो गया ए। तो 0 से ए तक जाने का जो डिस्टेंस है वो हो गया सिग्मा 1 बार, और जीरो ओ से, मतलब जीरो नहीं बोल रहे हैं, ओ हो जाएगा, है ना। ओ से ए का डिस्टेंस सिग्मा 3 बार, और यहाँ पे एक आएगा एफ जो कि फंक्शन हो जाएगा टाउ एन, सॉरी सिग्मा एन बार एंड टाउ का, जो कि यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस अगर मेजर किया जाए ये वाला, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा टाउ, टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ओ से, है ना, मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिए एम, तो ओ से एम का जो डिस्टेंस हो गया सिग्मा एन बार आपका हो जाएगा। यहाँ पे अगर एक फाउंडेशन है जिसका एलिमेंट्री पार्ट पे हम लोग लोड लगा रहे हैं, तो सिग्मा 3 बार हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में सिग्मा 1 बार लग रहा है। तो इसको अगर फेलुअर प्लेन के अकॉर्डिंग अगर कट करें तो यहाँ पे एंगल थीटा होगा अगर लेकर चलते हैं, तो इस कंडीशन में सिग्मा 1 बार ऑलवेज ग्रेटर देन सिग्मा 3 बार आपका होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात किया जाए OA को ले लेते हैं सिग्मा 1 बार और OB को सिग्मा 3 बार, तो एक फेलुअर एक मतलब सिचुएशन ड्रॉ कर रहे हैं,
है ना, सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ये आधा ही हम कर रहे हैं, पूरा आप नीचे तक इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक बनाए इस तरीके से, तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिटिकल कंडीशन को बना रहा है, क्योंकि जो फेल्यूर इन्वेलप है ये सी के बाद जो कि इस लाइन का इक्वेशन है टाउ एफ इज इक्वल टू सी डैश प्लस सिग्मा एन बार, है ना, सिग्मा एन बार टेन फाइव, तो इसको या एन फाइव डैश यहाँ पे कर दो, है ना, एन फाइव डैश है क्योंकि हम लोग इफेक्टिव लेकर चल रहे हैं यहाँ पे सारी चीजें, है ना, क्या लेकर चल रहे हैं, इफेक्टिव लेकर चल रहे हैं। तो ये टच कर गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो आपका क्रिटिकल सिचुएशन हो गया। वही अगर टच नहीं किया, है ना, यहाँ पे टच नहीं किया सर्कल बनाए तो ये सेफ कंडीशन है। और अगर मान लो कि कोई ऐसा ही ड्रॉ किए, है ना, एक ड्रॉ किए इस तरीके से, यहाँ से ये सी था और ये यहाँ से बनाए और ये इसको क्रॉस कर गया, है ना, ये इसको क्रॉस कर गया, तो जब इसको क्रॉस कर गया तो यहाँ पे कहेंगे कि भाई ये फेल हो गया, है ना, ये फेल हो गया, है ना, ये क्या हो गया, अनसेफ सिचुएशंस हो गया। तो क्या हो गया, सेफ सिचुएशन हो गया, क्रिटिकल सिचुएशन हो गया, और अनसेफ सिचुएशन जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा, जो कि फेल्यूर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, डेरिवेशंस अगर बात किया जाए, जो माइनर स्ट्रेस था और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस था उसका, तो टाउ जो है एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में है, जो कि शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है, शियर स्ट्रेस, और एक्स डायरेक्शन में आपका नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा एन, है ना, नॉर्मल स्ट्रेस है। तो यहाँ पे ये सी डैश है हो गया यहाँ जीरो से कुछ हाइट तक, और उसके बाद हम लोग जो है फेनुअर इन्वेलप लगाए जो कि टाउ एफ इज इक्वल टू सिग्मा डैश प्लस सिग्मा एन बार टेन फाइव आपका यहाँ पे हो गया, यहाँ पे फाइव डैश यहाँ पे कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका जो है टच कर रहा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री पे बन रहा है, और ये एफ पॉइंट हो गया कोई जिसका एंगल जो है 90 डिग्री है, और इसको सी तक ड्रॉ किए, तो ये वाला जो एंगल है ये 2 अल्फा हो गया, यहाँ पे ओ से बी और ये सी और ये ए पॉइंट हो गया, ये 5 डैश हो गया, इसको पीछे की ओर एक्सटेंड किए और किसी पॉइंट जेड पे इसको मिला दिए, तो ओ से जेड का जो डिस्टेंस हो गया वो सी गुने कॉट 5 डैश हो गया। ठीक है, या सी डैश गुने कॉट 5 हो गया, और ये 5 डैश आपका हो गया। तो यहाँ पे हमारा ओ इज इक्वल टू सिग्मा 1 बार, ओ बी इज इक्वल टू सिग्मा 3 बार, ओ सी इज इक्वल टू सिग्मा 1 बार प्लस सिग्मा 2 बार बाई 2, ओ जेड इज इक्वल टू सी डैश कॉट 5 डैश, सी जेड इज इक्वल टू सिग्मा 1 बार प्लस सिग्मा 3 बार बाई 2 प्लस सिग्मा डैश इनटू कॉट 5 डैश, सी ए इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू सिग्मा 1 बार माइनस सिग्मा 3 बार बाई 2 आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप सही से जो जो रिप्रेजेंटेशंस है वो रिप्रेजेंटेशंस में आपकी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन आपको सही से करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि अगर रिप्रेजेंटेशन में गलत हुआ तो सारा चीज जो है आपका गलत हो जाएगा, तो रिप्रेजेंटेशन में गलती नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो सर्कल है यहाँ पे आपका, यहाँ पे आप देख रहे हैं 90 डिग्री बन रहा है, तो ये एक क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल को काट कर बाहर निकाल देंगे, तो ये हो गया जेड एफ सी, ये 90 डिग्री हो गया, ये 5 डैश हो गया, और ये एक्सटीरियर एंगल जो है ये 2 अल्फा जो है आपका हो गया। तो यहाँ पे ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं सी जेड एफ में, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू आपका यहाँ पे हो गया 90 प्लस 5 डैश, क्या हो जाएगा 90 प्लस 5 डैश, और अल्फा इज इक्वल टू हो गया 45 प्लस 5 डैश बाई 2, जो कि एंगल ऑफ फेल्यूर प्लेन हो गया। तो यहाँ पे आपका जो साइन 5 डैश हो गया इज इक्वल टू सी एफ बाई सी जेड इज इक्वल टू सिग्मा 1 बार माइनस सिग्मा 3 बार बाई 2 डिवाइडेड बाई सी डैश कॉट 5 डैश प्लस सिग्मा 1 बार प्लस सिग्मा 2 बार बाई 2।
तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी गुने कॉट फाइव सी डैश गुने कॉट फाइव डैश प्लस सिग्मा 1 बार प्लस सिग्मा 3 बार बाई 2 साइन फाइव डैश इज इक्वल टू सिग्मा 1 बार माइनस सिग्मा 3 बार बाई 2। तो यहाँ पे आप एक वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे आपका ये आ गया। इसको एक प्रॉपर तरीके से अरेंज कर देंगे। तो जब आप अरेंज करेंगे तो सिग्मा 1 बार प्लस सिग्मा 3 बार बाई 2 साइन फाइव डैश प्लस सिग्मा सी डैश गुने कॉस फाइव डैश इज इक्वल टू सिग्मा 1 बार माइनस सिग्मा 3 बार बाई 2। तो यहाँ पे सिग्मा 1 बार प्लस सिग्मा 2 बार बाई 2 इसको पी ले लेते हैं और सिग्मा 1 बार माइनस सिग्मा 3 बार बाई 2 इसको क्यू ले लेते हैं। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा जो कि पी साइन फाइव डैश प्लस सी डैश कॉस फाइव डैश इज इक्वल टू क्यू। ये जो है कुछ बुक्स में आपको ये देखने को मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको ये देखने को मिलेगा। इसको जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस पाथ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस पाथ जो है हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं? तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस पाथ। तो यहाँ पे जो इक्वेशन, ये जो स्ट्रेस पाथ है इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 हो गया। तो स्ट्रेस पाथ को और आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कि सिग्मा 1 बार प्लस सिग्मा 3 बार साइन 5 प्लस 2 सी 5 सी डैश कॉस 5 डैश इज इक्वल टू सिग्मा 1 बार माइनस सिग्मा 3 बार। तो यहाँ पे आगे करेंगे तो सिग्मा 3 बार गुने 1 प्लस साइन 5 डैश प्लस 2 सी डैश कॉस 5 डैश। यहाँ पे अगेन 5 डैश होगा और सिग्मा 1 बार गुने 1 माइनस साइन 5 डैश। तो यहाँ पे आपका सिग्मा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 3 गुने 1 प्लस साइन 5 डैश बाई 1 माइनस साइन 5 डैश प्लस 2 सी डैश गुने कॉस 5 डैश बाई 1 माइनस साइन 5 डैश। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा 3 डैश सिग्मा 1 बार इज इक्वल टू सिग्मा 3 बार tan स्क्वायर 45 प्लस 5 डैश बाई 2 प्लस 2 सी डैश tan 45 प्लस 5 बाई 2। यहाँ पे अगेन 5 डैश बाई 2 आपका होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या हो गया, ये आपका इक्वेशंस हो गया। तो यहाँ पे जो टाउ एफ इज इक्वल टू सी डैश प्लस सिग्मा एन बार tan 5 डैश है, ये मेरा टारगेट रहता है फाइंड करने का जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब। तो यहाँ पे कौन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये जो फेनुअर इन्वेलप है जिसका इक्वेशन जो है आपका टाउ एफ इज इक्वल टू सी डैश प्लस सिग्मा एन बार tan 5 डैश है। तो ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ को। क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ को। और जो मोहर सर्कल होता है ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ स्ट्रेस को। आपका डायरेक्टली कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि साइन 5 डैश जो है आप निकालिए या साइन 5 जो है आप निकालिए। तो साइन 5 डैश बोले या साइन 5 निकाले तो वहां पे सिग्मा 1 बार माइनस सिग्मा 3 बार बाई 2 बाई सिग्मा 1 बार प्लस सिग्मा 3 बार बाई 2 प्लस सी डैश कॉट 5 डैश यहाँ पे जो है हम लोग लेकर चलेंगे, है ना। इफेक्टिव पैरामीटर जो है हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? इफेक्टिव पैरामीटर जो है हमारा यहाँ पे निकल कर आएगा। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें ट्रू या फॉल्स बताना है। स्टेटमेंट दिया गया है कि इफ द मेजर सर्कल ऑफ ए गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस लाइज entirely below the Mohr envelope for a soil, then soil will be unstable for that state of stress। तो नहीं भाई, ये गलत है। अगर ये इस तरीके का बना हुआ है और ये फेलुअर इन्वेलप है, इसके नीचे है, तब तो सेफ कंडीशन है ना। नीचे है, फेलुअर इन्वेलप के नीचे है, तो ये तो सेफ कंडीशन हो गया। टच कर रहा है, उस समय टच जब करता है तो क्रिटिकल सिचुएशन पे आपका जो है
जाता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि इफ द इफेक्टिव शियर स्ट्रेस स्ट्रेंथ पैरामीटर्स ऑफ सॉइल C इज इक्वल टू 10 किलो पास्कल, फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन जो शियर स्ट्रेंथ आपका होगा ऑन प्लेन विद इन सैचुरेटेड सॉइल मास एट ए पॉइंट वेयर टोटल नॉर्मल स्ट्रेस जो है 300 किलो पास्कल एंड पोर वाटर प्रेशर जो है 150 किलो पास्कल दिया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला यूज कर देना है। तो सिग्मा एन बार इज इक्वल टू इफेक्टिव निकालना है, तो 300 माइनस 150, तो 150 किलो पास्कल हो गया। तो टाउ एफ इज इक्वल टू सी डैश प्लस सिग्मा एन बार टेन फाइव डैश, तो हो जाएगा 10 प्लस 150 गुने टेन 30 डिग्री। तो टाउ एफ कैलकुलेट कीजिएगा तो 96.6 किलो पास्कल जो है ये आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि इफेक्टिव स्ट्रेस फ्रिक्शन एंगल ऑफ सैचुरेटेड कोहेजन लेस सॉइल 38 डिग्री दिया गया है। तो रेशियो ऑफ शियर टू नॉर्मल इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन फेल्यूर प्लेन इज क्या होगा? तो टाउ एफ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन बार टेन पाई होता है ना। तो यहाँ पे आपका क्या है, कोहेजन लेस है, यानी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी इज इक्वल टू 0 हो गया। तो सिग्मा एन बार गुने टेन फाई हो जाएगा। तो सिग्मा एन बार को इधर ट्रांसफर करेंगे तो टाउ एफ बाई सिग्मा एन बार इज इक्वल टू टेन फाइव, और एंगल दिया गया है तो टेन 38 इज इक्वल टेन 38 का वैल्यू हो जाता है 0.78। ये आपका जो है रेशियो होगा किसका? तो शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेंथ ना, कि शियर स्ट्रेस है ना, शियर स्ट्रेंथ होना चाहिए यहाँ पे, है ना, शियर स्ट्रेंथ होना चाहिए। ओके, तो ये आपका जो है वैल्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि स्ट्रेस पाथ इक्वेशंस फॉर ट्राई एक्सियल टेस्ट अपॉन एप्लीकेशन ऑफ डेविएट्रिक स्ट्रेस इज Q इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 10√3 प्लस 0.5 P। तो जो ये रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ कोहेजन C एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई आपका क्या होगा? तो सिग्मा 1 बार माइनस सिग्मा 3 बार बाई 2 इज इक्वल टू सी प्लस कॉस 5 प्लस सिग्मा 1 बार प्लस सिग्मा 3 बार बाई 2 साइन 5, ये आपका है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस पाथ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस पाथ ये आपका है। ठीक है, तो यहाँ पे और हमारा दिया हुआ क्या है, Q इज इक्वल टू 10√3 प्लस 0.5 P। तो ये हमारा दिया हुआ है, तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे, है ना। तो इसको से इसको कंपेयर करेंगे तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो P इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू हो गया, और 0.5 इज इक्वल टू 5 हो गया। तो साइन 5 इज इक्वल टू 0.5 हो गया। ठीक, और इसका कंपेयर करेंगे इसके साथ, है ना, क्योंकि एंगल हम लोग यहाँ से निकाल लिए हैं, फाई का वैल्यू जो है यहाँ से जो भी निकालेंगे वो फाई का वैल्यू डाल देंगे और सी का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे साइन फाई इज इक्वल टू 0.5, यानी साइन फाई इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, तो फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा, और सी कॉस 30 डिग्री पुट करेंगे और इज इक्वल टू हो जाएगा 10√3, तो सी इज इक्वल टू 20 किलो पास्कल आ जाएगा। तो ये दोनों पैरामीटर्स आ जाएगा कोहेजन और इंटरनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, सॉइल का शियर स्ट्रेंथ को कैसे डिटरमाइन करते हैं उसके बारे में। तो चार मेथड्स होता है, डायरेक्ट शियर टेस्ट, आपका ट्राई एक्सियल टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट और वैन शियर टेस्ट। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग जो है बात करते हैं डायरेक्ट शियर टेस्ट के बारे में। तो डायरेक्ट शियर टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जिसमें एक साइड जो है हम लोग पोरस प्लेट या परमिएबल लेयर जो है हम लोग क्या करते हैं रख देते हैं, और इस तरीके से आइडेंटिकल सॉइल को जो है यहाँ पे बीच में कट करके रखा जाता है। और ये जो है आपका पेविंग रिंग है, और ये आपका एक डायल गेज है जो कि मेजर करता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यानी डेल एक्स को, और यहाँ पे जो डायल गेज है वो रिप्रेजेंट करता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी डेल वाई को, और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स आपका लग रहा है ना। और यहाँ पे जो है हम लोग शियर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ऐसे है ना, इस तरीके से जाता है ना, ऐसे है ठीक। तो ऐसे आपका जो है लोड लगाएंगे तो इस तरीके से आपका स्क्रॉल करेगा, है ना। तो यहाँ पे आपका जो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई ए और सिग्मा एन इज इक्वल टू एन बाई एन। तो यहाँ पे टाउ जो है शियर स्ट्रेस हो गया और सिग्मा एन जो है ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। तो स्टेप 1 में अप्लाई करेंगे N1, तो सिग्मा N1 इज इक्वल टू N1 बाई ए, और स्टेप 2 में अप्लाई करेंगे और इंक्रीज करेंगे F का वैल्यू, यानी F जो है क्या है, शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस है, क्या है, शियर स्ट्रेस। तो स्टेप 2 में शियर स्ट्रेस का और वैल्यू क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा F बाई ए आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो कि आपका डेंस सैंड दिया गया है, तो उसका x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे इस तरीके से जाएगा 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 और फिर एक पॉइंट आएगा, उसके बाद से ये घटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से यहाँ पे सिग्मा N1 लिए, सिग्मा N2 लिए, तो ये और ऐसे गया, इस तरीके से घटा। फिर सिग्मा N3 लिए, मतलब अलग अलग सैंपल ले लेकर जो है क्या किए, चेक किए, जिसमें हम लोग जो है सिग्मा N1 का वैल्यू जो है उससे ज्यादा वैल्यू लिए सिग्मा N3 का, उससे ज्यादा वैल्यू फिर लिए सिग्मा N3 का, है ना, सिग्मा N2 से भी ज्यादा। इस तरीके से जो है वैल्यू लेते गए, तो हमारा जो है अलग अलग वैल्यू जो है आपका निकलेगा शियर स्ट्रेस का। तो इस तरीके से अगर बन रहा है तो ये आपका डेंस सैंड का बन रहा है या ओसीसी सॉइल का यानी ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल का, और इस तरीके से ग्राफ बन रहा है तो ये आपका लूज सैंड को रिप्रेजेंट करता है। तो तीनों केस में आपका अलग अलग होगा, है ना, जब लोड सिग्मा N1 लगाएंगे, सिग्मा N2 लगाएंगे और सिग्मा N3 लगाएंगे, तीनों लोड अलग अलग लगाएंगे तो अलग अलग वैल्यू जो है हमें मिलेगा। तो यहाँ पे वही चीज दिया गया है कि आपका जब सिग्मा N2 बड़ा हो जाएगा सिग्मा N से, तो टाउ 2 जो है बड़ा होगा टाउ 1 से, और सिग्मा N3 जो है बड़ा होगा सिग्मा N2 से, तो सिग्मा टाउ 3 बड़ा होगा टाउ 2 से, है ना, टाउ 2 से आपका जो है यहाँ पे बड़ा होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका जो है ग्राफ दिया गया, ये शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है, ये नॉर्मल स्ट्रेस को आपका जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये कोहेजन है C, और ये जो है आपका फेलुअर इनवेलप है जिसका इक्वेशन होता है टाउ एफ इज इक्वल टू C प्लस सिग्मा N tan phi। तो यहाँ पे मान लो कि एक वैल्यू हम लोग लिए सिग्मा N1 टाउ 1, यहाँ पे आ गया सिग्मा N2 टाउ 2, और यहाँ पे वैल्यू आ गया सिग्मा N3 टाउ 3, जो कि हम लोग ऊपर जो है ड्रॉ किए। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो ये चेंज इन वॉल्यूम हो गया y डायरेक्शन में, तो प्लस डेल y और डेल माइनस डेल y, और यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम या चेंज इन वॉल्यूम ही कह सकते हैं आपका x। तो यहाँ पे आपका जब लोड लगाएं तो इस तरीके से पहले जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन फिर एक टाइम के बाद वो घटना भी स्टार्ट कर देता है। और उस आप ये ग्राफ देखिए, है ना, ओसीसी सॉइल के लिए इस तरीके से जाता है, फिर इस तरीके से होता है। तो पहले तो बढ़ते जाता है, मतलब वॉल्यूम में डिक्रीमेंट होता है लोड बढ़ाने से, लेकिन फिर ये क्या होता है, घटने लगता है, यानी इंक्रीज करने लगता है वॉल्यूम, और एक टाइम आता है कि जिसके बाद से ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो डेंस सैंड या ओसीसी सॉइल के लिए पहले डिक्रीज करता है वॉल्यूम, और देन फिर वॉल्यूम इंक्रीज करता है। लेकिन वही लूज सैंड या एनसीसी सैंड के लिए अगर बात किया जाए
तो ये शुरू से ही लोड जो है बढ़ते बढ़ते ये आपका टाउ का भी वैल्यू जो है आपका बढ़ते जाता है, यानी जो वॉल्यूम है इसमें क्या होगा, हमेशा डिक्रीज आपका होते रहता है। तो यहाँ पे बात किया जाए लूज सैंड की तो या एनसीसी सॉइल का, तो उसमें वॉल्यूम जो है डिक्रीज करता है, टेंडेंसी होता है ड्यूरिंग शेयरिंग। लेकिन डेंस सैंड में और ओसीसी सॉइल में वॉल्यूम इंक्रीज टेंडेंसिटी होता है, टेंडेंसी होता है ड्यूरिंग शेयरिंग, है ना। इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि पहले तो इनिशियली पहले डिक्रीज करता है, लेकिन फिर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, तो फाइनली तो शेयरिंग प्रोसेस पूरा होते होते वो इंक्रीज ही हो जाता है। तो इसलिए जो है वहां पे लेकर हम लोग जो है चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिमिटेशंस के बारे में बात किया जाए डायरेक्ट शेयर टेस्ट की, तो कोई भी कंट्रोल नहीं होता है ड्रेनेज का। फेल्यूर प्लेन पहले से ही हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं, जिसमें डिटरमाइन कितना पे करते हैं, 0 डिग्री पे, है ना। फेल्यूर प्लेन कितना पे डिटरमाइन करते हैं, 0 डिग्री पे। लेकिन वही अगर हम लोग पहले पढ़े हैं तो उसमें हम लोग देखें कि 45 डिग्री प्लस 5/2 ये एंगल पे हमारा जो है फेल्यूर इन्वेलप होता बनता है। तो हमारा ये भाई प्री डिटरमाइंड होता है, तो ये एक लिमिटेशंस है। और शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस जो है कैलकुलेट करते हैं इस टेस्ट में, जो कि गलत होता है। लेकिन फिर भी हम लोग इस टेस्ट को पढ़ना है, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में आपको लिखने के लिए आ जाता है, तो जरूरी है। पोर वाटर प्रेशर जो है वो मेजर नहीं किया जाता है इसमें, क्योंकि पूरा का पूरा पानी जो है ड्रेन आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है इस कारण से। तो इसी चीज को आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है दिया गया है, आप इस चीज को जो है नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पढ़ कर बता देता हूँ, बाकी आप सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या होता है कि डेरिवेशन नहीं पूछता है, उसमें आपसे पूछता है कि भाई थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है, या फिर डायरेक्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देता है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देगा तब तो आप बना लोगे, लेकिन अगर थ्योरी बोल दिया कि डायरेक्ट शेयर टेस्ट क्या होता है, एक्सप्लेन विद देयर प्रॉपर डायग्राम या एक्सप्लेन विद देयर स्केच, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ देगा तो कैसे करोगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो डायरेक्ट शेयर टेस्ट होता है वो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स होता है, जो कि कंडक्ट किया जाता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में और रिसर्च में, जिसका एम होता है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को कैलकुलेट करना। शेयर स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है मटेरियल का, जो कि विद स्टैंड होता है व्हेन सब्जेक्टेड टू शेयरिंग। जनरली डायरेक्ट शेयर टेस्ट जो होता है वो कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन और सिंपल टेस्ट, जो कि डिराइव करता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, और ये परफॉर्म किया जाता है अनडिस्टर्ब्ड और रिमोल्डेड सैंपल में। सॉइल मैकेनिक्स में जो शेयर स्ट्रेंथ होता है वो इवेल्युएटेड होता है यूजिंग मोहर कोलॉम्स फेल्यूर क्राइटेरिया के ऊपर। तो मोहर कोलॉम क्राइटेरिया जो है वो एज्यूम करता है शेयर स्ट्रेंथ, जो कि डिपेंड करता है 3 फैक्टर पे, नॉर्मल इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा एन, है ना, आपका फ्रिक्शन एंगल ऑफ मटेरियल फाई, और कोहेजन ऑफ मटेरियल सी। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन गुने tan फाई, है ना। यहाँ पे टाउ एफ मैंने बताया, तो टाउ एफ भी आप यहाँ पे लेकर चल सकते हो, और यहाँ पे सिग्मा एन बार मैंने लिया क्योंकि इफेक्टिव हम लोग लेकर चलते हैं, ठीक है, बट आप एन भी लेकर चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे वही ग्राफ है जो मैंने आपको ऊपर बताया, वही ग्राफ यहाँ पे जो है आपका दिया गया है, टाइपिकली सैंड के लिए और क्ले के लिए, है ना। ये सैंड के लिए दिया गया है, क्ले के लिए आपका दिया गया है। यहाँ पे एंगल फाई दो ग्राफ दो आपका फिगर दिया गया, जिसमें अलग अलग वैल्यू जो है आपको निकलेंगे। टेस्टिंग इक्विपमेंट और स्पेसिमेन जो मैंने बताया, तो यहाँ पे सॉइल स्पेसिमेन प्लेस करते हैं, एक apparatus होता है जिसको शेयर बॉक्स कहते हैं, जो कि कंसिस्ट होता है 2 मेटेलिक प्लेट्स होता है, और उसमें पोरस स्टोन्स लगे होते हैं, 2 स्क्रू होता है, ग्रिपर डिस्क होता है, और लोडिंग कैप होता है, जहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है। जो शेयर बॉक्स होता है में भी सर्कुलर और स्क्वायर शेप होता है, जिसमें रेस्ट्रिक्टेड होता है स्पेसिमेन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेन, बट इनेबल होता है शेयर रिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन वेयर 2 मेटेलिक प्लेट मीट्स, है ना। यहाँ पे ये आपका है ना, एक ये आपका हो गया और ये एक हो गया, तो यहाँ पे शेयरिंग प्लेट हो गया, दोनों
आपका क्या होता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में ये आपका नहीं होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। जिस डायरेक्शन में शियर फोर्स लग रहा है यानी शियर स्ट्रेस लग रहा है, सिर्फ उसी डायरेक्शन में ये क्या करेगा, मूव करेगा। ओके, तो वही चीज यहाँ पे दिया गया कि shear box is then placed, shearing device initially direct normal pressure is applied at top of sample using leverage weight or via pneumatic system. This phase is known as consolidation stage and proceed in a incremental manner. Similarly, typically जो consolidation test है, at this stage, metallic plates are screwed together. Before shearing stage begins, one metallic plate is slightly raised to ensure the separations of two halves of the apparatus and secure that normal and shear load are transmitted only through the specimen. आफ्टरवर्ड जो shear stress है वो अप्लाई किया जाता है ऑन द प्री डिटरमाइंड हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अनटिल स्पेसिमेन फेल, जब तक स्पेसिमेन फेल नहीं हो जाता, जो मैंने बताया किस तरीके से लगाते हैं। तो वही पूरा प्रोसीजर्स आपका जो है दिया गया और उसके बाद फाइनली जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपका प्रोसीजर्स आपका दिया गया जो 14 स्टेप्स में है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दो चीजें मैंने बताया, वही चीजें यहाँ पे दिया गया है। इसका नोट्स जो है आपको मैं अपने ऐप में, है ना, आपको पता है कि ऐप में ही जो है नोट्स मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो ऐप में जो नोट्स है आपका 6 सेमेस्टर का, उसमें मैं ये चीज़ें आपको, ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ और भी शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरीके का और भी अपडेट मिल सके। थैंक यू।